हेलो दोस्तों, नमस्ते। सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश भारत में आर्थिक गतिविधियाँ। हमने पिछली क्लास में देखा था ब्रिटिश भारत में शैक्षिक गतिविधियाँ। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आ जाइए, सभी का स्वागत है। पढ़ते हैं तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था शैक्षिक गतिविधियाँ कहाँ कौन सी स्थापना हुई, कि जो 17 क्या कहते हैं, जो कॉलेजों की स्थापना हुई, किसने किया, कब हुई, ये सब हमने देखे थे। जैसे बम्बई की स्थापना 1782 में हुई थी। जो एलिफेंट कॉलेज था वो 1827 में हुई। और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1887 में हुई। ऐसे करके हमने उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो प्राचीनतम के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश भारत में आर्थिक गतिविधियाँ, क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सूर्यास्त कानून का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए, राजस्व अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया भू राजस्व एक निश्चित दिन सूर्यास्त होने तक जमा करना होता था। ऑप्शन बी, स्थायी बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारों की जमीन नीलामी की जा सकती थी। ऑप्शन सी है, सेना अधिकारियों को अपने सैन्य अभियानों की वापसी पर मुख्यालय में सूर्यास्त तक सूचना देनी होती थी। ऑप्शन डी है, दैत्य शासन के दौरान सरकारी कामगारों को सूर्यास्त के समय मजदूरी दी जाती थी। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन में है कि स्थायी बंदोबस्त के अनुसार कह रहा है कि अगर सूर्यास्त कानून हुआ था, जो जिसे स्थायी बंदोबस्त भी बोला जाता है, उसके अनुसार रहता है कि अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं होती थी तो जमींदारों की जमीन नीलामी की जाती थी। चलो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सूर्यास्त कानून से अभिप्राय स्थायी बंदोबस्त के अनुसार है, अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारों की नीलामी की जा सकती थी। कॉर्नवालिस ने 1794 ईस्वी में सूर्यास्त कानून बनाया था। कॉर्नवालिस ने 1793 स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया। 1794 में सूर्यास्त कानून बनाया था और 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करी, जिसमें जमींदारों को उसने भूमि का स्वामी बना दिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को अपने क्षेत्र से क्या था कि जो ये व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में जमींदारों को अपने क्षेत्र से भू राजस्व की वसूली का 1/11वां भाग अपने पास रखता था तथा शेष हिस्सा 1/10वां भाग कंपनी के पास जमा करता था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू थी, जैसे बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, वाराणसी है, उत्तरी कर्नाटक है, आदि क्षेत्रों पर यह लागू था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कि चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा विवरण व्यापकता का सिद्धांत के कार्यान्वयन के बारे में सही है। कौन सा व्यापकता सिद्धांत का कार्यान्वयन के लिए सही है। ऑप्शन ए, गौण और अधीनस्थ राज्यों से दूसरे समूह का गठन किया गया। व्यापकता का सिद्धांत को राज्यों के इन समूहों में सबसे ज़्यादा सख्ती से लागू किया गया था। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी, डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया था। ऑप्शन सी है, तीसरे समूह में स्वतंत्र राज्य शामिल थे, उनके शासकों को अपना उत्तराधिकारी स्थापित करने की अनुमति थी, लेकिन केवल कंपनी की पूर्व सहमति से ही। ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला समूह उन राज्यों से बना था जिन्हें वह ब्रिटिश सरकार के निर्माण का जिम्मेदार मानते थे। उन राज्यों के शासकों को अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया था। तो यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन था। लॉर्ड, ये जो व्यापकता का सिद्धांत था, जिसे हड़प नीति से भी जानते हैं, मतलब जिनके खुद का पुत्र नहीं होता था तो उनको उनकी ज़मीन उनका हड़प ली जाती थी, उन्हें नहीं दी जाती थी, यानी गोद निषेध की, जिसे गोद निषेध की नीति भी बोलते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों को 3 अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया था। जो व्यापकता सिद्धांत है, ये लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। व्यापकता के सिद्धांत का कारण जो डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया था। इसने गोद निषेध की नीति लाई। आगे देखते हैं। इसी व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति भारतीय इतिहास में हिंदू भारतीय राज्य के उत्तराधिकारी संबंधी प्रश्नों से निपटने के लिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 में तैयार किया गया था। हड़प नीति या व्यापकता सिद्धांत कब तैयार किया गया था? 1848 में। इसने भारतीय राज्यों को 3 अलग अलग समूहों में, जैसे दत्तक न होने के कारण, आश्रित राज्य तथा उत्तराधिकारी का अभाव में वर्गीकृत कर विलय किया।
क्या किया, वर्गीकृत कर दिया और फिर विलय कर लिया। विलय होने वाला पहला राज्य क्या था, सतारा। सतारा को अपने उसमें कब मिलाया, 1848 में सतारा को मिला लिया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं कि जो महलवाड़ी है, महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महलवाड़ी ऑप्शन नंबर 1, यह पंजाब के बड़े हिस्से, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत के अधिकांश भाग में पेश किया गया था। ऑप्शन बी, भूमि ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त रूप से संबंधित थी, जिससे तकनीकी रूप से सह हिस्सेदारी को शेयर्स का ढांचा कहा जाता था। ऑप्शन 3 ऑप्शन है कि राजस्व का भुगतान करना ग्राम समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी थी, व्यक्ति जिम्मेदारी पूरी तरह से खत्म हो गई। तो ये कह रहे हैं कि जो महलवाड़ी बंदोबस्त है उसके बारे में बताना कौन सा कथन सही है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यह पंजाब के बड़े हिस्से में, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत में लागू थी, मध्य प्रांत भागों में पेश किया गया था। और भूमि ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त प्रांत से संबंधित थी। जो भूमि थी वो संयुक्त प्रांत से संबंधित थी और जिससे तकनीकी रूप से सह हिस्सेदारी को शेयर्स का ढांचा कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 1 और 2। अब देखते हैं कि इस महलवाड़ी की पद्धति के अनुसार भूमि कर की इकाई कृषक को खेत नहीं अपितु ग्राम अथवा महल यानी जागीर का एक भाग होता था। जो महलवाड़ी पद्धति थी वो कैसी पद्धति थी, वो ये कृषक की जो खेत था ना, खेत नहीं थी जो महलवाड़ी के बंदोबस्त के थ्रू आती है। ये आती है, ये जागीर का एक भाग होता था या अथवा महल होता था, महल अथवा जागीर का एक भाग होता था। जो भूमि समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी। क्या होती थी, ग्राम अथवा ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी। भूमि समस्त भूमि यानी सारी भूमि एक ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी, जिसको भागीदारी का समूह बॉडी ऑफ कोशर्स कहते हैं। ये लोग सम्मिलित रूप से भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होते थे। यानी एक पूरा समूह बना हुआ था, ग्राम समूह, जिसमें ये लोग क्या देते थे, भूमि का कर देने के लिए उत्तरदायी होते थे। यद्यपि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता था। ये पंजाब के बड़े हिस्से, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत के अधिकांश भाग में पेश किया गया था। कहाँ पर, ये संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत में पंजाब के बड़े हिस्सों में पेश किया गया था। जो स्थायी बंदोबस्त था, यह कोई कृषक की खेती नहीं थी, अपितु ये ग्राम अथवा महल या जागीर का एक भाग होता था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 4। हमने 3rd क्वेश्चन देखा, 4th क्वेश्चन पे आते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 4th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्थायी बंदोबस्त के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो हमने देखा भी है। ऑप्शन ए चार्ल्स कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी जॉन शोर, ऑप्शन डी फिलिप फ्रांसिस। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, फिलिप फ्रांसिस। देखते हैं डिटेल में। ऑप्शन डी है इसका। सर फिलिप फ्रांसिस बंगाल में फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल तथा काउंसिल के 4 सदस्यों में से एक थे। जो सर फिलिप फ्रांसिस थे, ये बंगाल में जो फोर्ट विलियम था उसके गवर्नर जनरल थे। इन्हें लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त विचार के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त चालू करा था, उसी के स्थायी बंदोबस्त विचार के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो समझ आ गए, जो स्थायी बंदोबस्त के जनक किसे जाना जाता है, फिलिप फ्रांसिस को जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तो स्थायी बंदोबस्त ये इन्होंने विचार रखा हुआ था, ये जनक इसको बोलते हैं। चालू इसने करी थी, लागू इसने करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चालू करा था, लेकिन इसका जनक है फिलिप फ्रांसिस। ऑप्शन अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में किस व्यवस्था का विरोध सर जॉन शोर द्वारा किया गया था। किस व्यवस्था का विरोध सर जॉन शोर द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी मूतादारी व्यवस्था, ऑप्शन सी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन डी महलवाड़ी व्यवस्था। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त। जॉन शोर थे उन्होंने स्थायी बंदोबस्त का विरोध किया था। क्यों किया था यहाँ देखते हैं।
तो सर जॉन शोर के द्वारा स्थायी बंदोबस्त या इस्तमारारी बंदोबस्त व्यवस्था का विरोध किया गया, यानी स्थायी बंदोबस्त को इस्तमारारी भी कहते हैं। देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में भू राजस्व की 10 वर्षीय अर्थात दहसाला व्यवस्था की शुरुआत की। दहसाला व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की, जिसे 1793 में स्थायी कर दिया गया। इन्होंने पहले 10 वर्ष के लिए शुरू किया था भू राजस्व की 10 वर्षीय दहसाला व्यवस्था, पहले 10 वर्ष के लिए शुरू किया, फिर आगे चल करके ये 1793 में स्थायी कर दिया गया, जिसे स्थायी बंदोबस्त बोला गया। फिर जॉन शोर जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करता था एवं वह ही लगान देने के वास्तविक अधिकारी थे। जो लगान देते थे वो भी वास्तविक अधिकारी थे लगान देने के, ठीक है। फिर परंतु जेम्स ग्रांट का विचार था कि समस्त भूमि सरकार की ही है एवं जमींदार इसके मात्र कर संग्रह करता है। क्या कहते हैं? जो जेम्स ग्रांट है उनका विचार था कि जो समस्त भूमि है वह सरकार की है एवं जमींदार इसके मात्र कर संग्रह करता है। फिर आगे है लॉर्ड कॉर्नवालिस जॉन शोर के विचारों से सहमत था, परंतु कॉर्नवालिस दीर्घकालीन व्यवस्था के पक्ष में था, जबकि जॉन शोर 10 वर्षीय व्यवस्था के थे। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो जॉन शोर के विचारों से तो सहमत तो था, परंतु कॉर्नवालिस दीर्घकालीन व्यवस्था के पक्ष में था, लेकिन लंबी व्यवस्था यानी हमेशा हमेशा के लिए स्थायी व्यवस्था के पक्ष में था, लेकिन जॉन शोर 10 वर्षीय व्यवस्था के पक्षधर थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ब्रिटिश ने अपनी सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया? किस क्षेत्र में उन्होंने सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया? कब सबसे ज़्यादा पूंजी कहाँ पर कमाई? सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने किस में कमाया? चाय, कहवा, नील, ऑप्शन बी जूट मिल, ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग, ऑप्शन सी रेलवे, बैंकिंग, बीमा, शिपिंग। तो ये हो जाएगा रेलवे में कमाया, बैंकिंग में कमाया, बीमा में भी कमाया, शिपिंग में भी। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत को किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? जो डलहौजी हैं उनके पहले जो विलय का सिद्धांत था वो किस राज्य में लागू किया गया था? ऑप्शन ए मांडवी, ऑप्शन बी कोलाबा और जलाौर, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इन सभी स्थानों पर डलहौजी के विलय सिद्धांत से पहले इन राज्यों का विलय कर लिया सिद्धांत लागू हो चुका था। मांडवी, कोलाबा और जलाौर, सूरत में, ये तीनों जगह में। अब आते हैं इसके थोड़ा डिटेल देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो डिटेल में क्या है? जो लॉर्ड डलहौजी हैं, अब देखो, लॉर्ड डलहौजी ने रियासतों के उत्थान के लिए व्यापकता सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैब लागू किया। जिसे व्यापकता का सिद्धांत भी बोलते हैं, इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैब बोलते हैं, लागू किया। यह एक शिथिलता नीति थी। क्या थी? यह एक शिथिलता नीति थी जिसे डलहौजी द्वारा पूरी तरह से तैयार किया गया था। किसके द्वारा? डलहौजी द्वारा तैयार की गई थी, जो सन 1848 से 1856 ईस्वी के मध्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। जो लॉर्ड डलहौजी थे वह 1848 से 1856 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। इन्होंने ही इसको तैयार किया। फिर जबकि डलहौजी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों के न्यायालय ने 1834 ईस्वी की शुरुआत में इसका उल्लेख किया था। इसका उल्लेख पहले भी किया था 1834 में। इस नीति के अनुसार कंपनी ने 1839 ईस्वी में मांडवी, 1840 में कोलाबा, जलौर तथा 1842 ईस्वी में सूरत में कब्जा कर लिया था। अतः विकल्प डी सही होगा। हमने बताया ना, मांडवी, कोलाबा, जलौर तथा 1842 में सूरत में। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर हमें देखते हैं 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो बचपन से पढ़ते हुए आए हो, इसका नाम पता होगा, दादा भाई नौरोजी। अब देखते हैं दादा भाई नौरोजी कौन। और आते हैं इसके डिटेल में देखते हैं क्वेश्चन को। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 ईस्वी तक 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया। कौन सी?
1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। जो भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। जो 1829 में लिबरल पार्टी के लिए चुनाव हुए थे, उसमें इनको टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए ये चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। इन्होंने अपने लंबे निबंध पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला है तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया है। तो जो इनकी जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत की आर्थिक स्थिति थी और धन के बहिर्गमन अथवा धन के निष्कासन का सिद्धांत है, इसमें उल्लेख है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी? अभी हमने देखा दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? अभी हमने देखा दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, जो अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया थी पुस्तक इनकी। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी दिया था? किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी दिया था? ऑप्शन ए महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन बी रमेश चंद्र दत्त, फिर ऑप्शन सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी गोखले। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगी, जिन्होंने धन निष्कासन के बारे में बताया था, आर्थिक शोषण के बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। आर्थिक निष्क्रमण सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? अभी हमने देखा किसने प्रतिपादित किया था, दादा भाई नौरोजी ने। आर्थिक निष्क्रमण सिद्धांत पूछे, ये धन निष्कासन सिद्धांत पूछे, ये धन के बहिर्गमन सिद्धांत पूछे, या आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत पूछे, या ड्रेन थ्योरी, तो ये सब किसने करा था? दादा भाई नौरोजी ने ही करा था, यही इन्होंने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाता है कि ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसे था? जो स्वामित्व कृषि भूमि का जो स्वामी था वो कौन था, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत कृषक को, ऑप्शन बी जमींदार को, ऑप्शन सी ग्राम समुदाय को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो यहाँ उपरोक्त सभी को हो जाएगा। जो कृषक थे वो व्यक्तिगत कृषक के रूप में भूमि थी उनके पास। जो जमींदार थे, जमींदार भी स्वामित्व थे, और ग्राम समुदाय के भी स्वामित्व थे, यानी तीनों स्वामित्व थे जमीन के। अब आगे देखते हैं। ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व व्यक्तिगत कृषक, जमींदार और ग्राम समुदाय सभी को था। जो स्वामी थे कृषि के, वो कृषक भी थे, जमींदार भी थे, और ग्राम समुदाय सभी को स्वामित्व था। अब आते हैं स्थायी या इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को प्रतिवर्ष लगान जमा करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? जमींदारों को लगान जमा करना पड़ता था स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त के थ्रू। फिर है किसान के साथ व्यक्तिगत लगान समझौता रैयतवाड़ी कहा गया है। किसान के साथ जो व्यक्तिगत लगान है, लगान समझौता को रैयतवाड़ी कहा गया है। फिर महालवाड़ी या महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व व्यवस्था प्रत्येक महाल के साथ स्थापित की गई, जो कृषक के साथ नहीं थी। ये महल था, ये ग्राम समुदाय था, ये महालवाड़ी के थ्रू आए। फिर है नील विद्रोह आरंभ, हमने पहले भी पढ़ा था। नील विद्रोह का आरंभ कब से कब हुआ? तो ऑप्शन ए 1859 ईस्वी में, 1871 में, 1886 में, 1901 में। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 1859 में। अब देखते हैं इसके बारे में कि नील विद्रोह किसने चालू करा था, कहाँ से हुआ? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, वो 1859 में हुआ था। और 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके जस्ट बाद ये भी चालू हो गया। नील विद्रोह 1859 से 60 तक चला। कब तक? 1859 से 60 तक
सन्यासी विद्रोह चला 1763 से 18 ईस्वी तक। संथाल चला 1855 से 66 तक तथा पाबना विद्रोह 1873 से 76 तक। जबकि नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के जो नील विद्रोह की शुरुआत है वो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। जो नील विद्रोह का शुभारंभ है या आरंभ है वो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील के आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल वे काश्तकार जो अपनी खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे उन्हें यूरोपीय नील बगान क्या करते थे, नील बगान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। जो ब्रिटिश शासक थे वो किसानों को क्या करते थे, वो किसानों को कहते थे कि तुम्हें नील की खेती उगाना है, जबकि वो खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बगान या मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। यदि वो नील की खेती करने के लिए मना कर देते थे तो उन्हें जो नील बगान के मालिक हैं उनके दमन चक्र का उन्हें सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेती में नील न उगाने का निर्णय लेकर के बगान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो इसे ही नील विद्रोह कहते हैं। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दीनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गए। कहाँ कहाँ फैला? पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गए। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। किसानों ने इतना विद्रोह कर दिया कि इसे जुझारू विद्रोह भी कहते हैं कि जो बंगाल में नील कारखाने थे वो बंद करवा दिया 1860 में। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। जो बुद्धिजीवी वर्ग थे मतलब थोड़े शिक्षित थे, उन्होंने अखबारों में भी अपने लेख लिखे तथा जनसभाओं में भाषण दिए, बताए। इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को उन्होंने व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा रही? हरिश्चंद्र मुखर्जी की। नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपनी नाटक नील दर्पण में किया है। जो नीलबंधु का जो वो है नाटक है, इसका दीनबंधु मित्र का जो नाटक है नील दर्पण, उसमें इस नील विद्रोह के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, तो देखा आपने नील विद्रोह कब से आरंभ हुआ? तो नील विद्रोह आरंभ हुआ 1859 से 60 तक रहा। कब से कब तक? 1859 से 60 तक रहा। फिर सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक रहा। संताल विद्रोह 1855 से 66 तक रहा और पावना विद्रोह 1873 से 76 तक रहा। जो नील विद्रोह के वो हैं भूतपूर्व कर्मचारी, ये नील विद्रोह के उत्पादक हैं दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, इनके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ। और सबसे ज़्यादा जो इसका चित्रण हुआ है वो दीनबंधु मित्र की जो नील दर्पण पत्रिका है उसमें, वो पत्रिका नहीं है नाटक है, उसमें इसका चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण 1860 किसके अत्याचारों का वर्णन करता है? अभी हमने देखा ना नील बगानों के मालिकों का चित्रण करता है, जो 1860 में दीनबंधु का नाटक है नील दर्पण। फिर है क्वेश्चन नंबर 16 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक की रचना की? अभी हमने पढ़ा दीनबंधु। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला का नाम क्या था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था ना। 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त को लागू किया, 1794 में सूर्यास्त कानून बनाया था।
तो इसके बारे में डिटेल में देखने की ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी चलो दोबारा से पढ़ लेते हैं कि 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। किस किस नाम से जानते हैं? इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बीसवेदारी आदि नामों से जानते हैं। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19वां हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूमि स्वामी घोषित कर दिया गया था, जिससे भूमि के लगान का 1/10/11 भाग कंपनी को देना होता था तथा 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपत भद्र नवाब यानी छोटे पूंजीपत भद्र नवाब थे। कौन थे? छोटे पूंजीपत भद्र नवाब थे, जो जमींदारों ने जमींदारी और जोत के उप आवंटन तथा बंटवारा करने का अधिकार प्राप्त था। क्या था? बंटवारा करने का अधिकार प्राप्त था। प्राप्त हो जाने से भूमि पाने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी तथा जमींदारों और काश्तकारों के बीच किराया वसूल करने वाले बिचौलियों की एक लंबी श्रृंखला का उदय हुआ। इस व्यवस्था के अंतर्गत काश्तकारों की स्थिति किराया अदा करने वाले पट्टीदार या असमियों की भांति थी, जिन्हें जमींदारों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? जो किसान लोग थे, किसान लोगों से ना वो इतना लगान वसूला करते थे कि उन्होंने जमींदारों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। जैसे कि कई सारे बिचौलिए हो गए। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 18 पर आ जाते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो अभी हमने देखे कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, हमने देखा भी। फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया। कहाँ किया गया ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए मद्रास और मुंबई में, ऑप्शन बी गंगा यमुना दोआब में, ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत में, ऑप्शन डी बंगाल बिहार में। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा मद्रास और बम्बई में, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन हुआ था प्रारंभिक तौर पर। तो पहले मद्रास और बम्बई में हुआ था। अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि जो स्थायी बंदोबस्त ये जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। जो स्थायी बंदोबस्त था, ये जमींदारी प्रथा थी। उसके बाद जो दूसरी व्यवस्था आई थी वो आई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। जो स्थायी बंदोबस्त के जनक के रूप में किसे जानते हैं? फिलिप फ्रांसिस को जानते हैं। लागू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जानते हैं। उसके बाद दूसरी व्यवस्था आई रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके संस्थापक या इसके जन्मदाता टॉमस मुनरो को जानते हैं और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया। कहाँ लागू किया? तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग आदि कर्नाटक के एक भाग में लागू की गई। कहाँ कहाँ? बम्बई के कुछ हिस्सों में लागू हुआ, पूर्वी बंगाल में हुआ, असम में हुआ तथा कुर्ग, ये जो आधुनिक कर्नाटक है ना, इसके एक भाग में लागू हुई। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे। क्या दिए गए थे? इस प्रथा के अंतर्गत जो रैयतों की भूमि की मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे, और ये प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। ये प्रत्यक्ष रूप से भुगतान या लगान देते थे। इस व्यवस्था ने कृषक भूमि समिति की स्थापना की। किसकी? कृषक भूमि की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कहाँ चला गया? लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी। जो ये व्यवस्था थी, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो लगान वसूला जाता था बहुत कठोरता से वसूला जाता था तथा लगान की दर भी काफ़ी ऊंची थी। इस जो ये लगान थी, इसकी दर भी बहुत ऊंची थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि कृषक महाजनों के
चंगुल में फंसता चला गया। जो कृषक थे, महाजन आते थे लगान लेने के लिए, उन्हीं के चंगुल में ये फंसते चले गए किसान लोग, जो कालांतर में महाजन और किसानों के मध्य संघर्ष का कारण बना। जो कालांतर में क्या बना, महाजन और किसानों के मध्य संघर्ष का कारण बना, संघर्ष हुआ। फिर आगे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21। सूर्यास्त कानून ये ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? हमने देखा था ना अभी, स्थायी बंदोबस्त से। सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। इसे 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्ष के लिए लागू किया था। 1793 में इस स्थायी कर दिया गया। 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्ष के लिए लागू किया और 1793 में इसे स्थायी कर दिया गया। फिर इसके अंतर्गत निश्चित तिथि तक सूर्य के डूबने से पूर्व सरकारी खजाने में जमींदारों को धन जमा कराना पड़ता था, अन्यथा भूमि का मालिकाना हक छीन लिया जाता था। यानी कि ये एक निश्चित तिथि तक, यानी एक निश्चित डेट तक सूर्य के डूबने से पहले लगान जमा करना पड़ता था, नहीं वरना जो किसान थे, जिनकी ज़मीन थी, जो मालिक थे, उनकी मालिकाना अंतः भूमि का जो मालिकाना होता था, उनका हक वो छीन लिया जाता था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ, क्वेश्चन ये पूछ रहा था। ऑप्शन ए है रैयत के स्वार्थों को प्रोत्साहन, ऑप्शन बी जमींदारों की शक्ति सीमित हुई, ऑप्शन सी अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ, ऑप्शन डी भूमि हस्तांतरण रुका। तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा कि अंग्रेजों का जो समर्थन था वो करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ गया, कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ। अब इसमें डिटेल में देखते हैं। जो कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की, यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू थी। इसके तहत जमींदार, जिन्हें भूमि स्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, को अपने क्षेत्र में भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11वां भाग हिस्सा, 11वां भाग अपने पास रखना होता था और शेष हिस्सा अपनी कंपनी को, यानी 10/11वां भाग कंपनी को जमा करना पड़ता था। इस तरह अंग्रेजों का समर्थन करने वाले एक कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ। फिर आगे स्थायी बंदोबस्त में ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र आता था। कितना परसेंट? 19%। जानशोर जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करता था। जो जानशोर हैं वो भूमि का स्वामी स्वीकार करता था जमींदारों को, और उसके अनुसार वे ही लगान देने के वास्तविक अधिकारी थे। जानशोर कहते थे कि जो जमींदारों को भूमि का स्वामी समझता था और वही लगान देने के वास्तविक अधिकारी थे। जेम्स ग्रांट का विचार था कि समस्त भूमि सरकार की है। जो जेम्स ग्रांट है, उन्होंने कहा कि जो भूमि है वो सरकार की है तथा जमींदार इसके केवल संग्रह करता है, केवल संग्रह करता है, संग्रहकर्ता से अधिक नहीं। फिर 23 क्वेश्चन आ जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में लागू स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के साथ किस गवर्नर जनरल का नाम जुड़ा है? अभी हमने देखा किसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाता है। 24 कह रहा है कि हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एन एम जोशी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी फारसी काव सजी नाना भाई दाभर। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ही तो हथकरघा वगैरह खुद चलाते थे और सूत काटने के, कुटीर उद्योगों के बहुत समर्थक थे वो। तो देखते हैं कब हुई इसकी स्थापना। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया, जिसका उद्देश्य गांव में हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करना था। क्या था? गांव में हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करना था। फिर गांधी जी ने ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन बनाई। इसका उद्देश्य समस्त कुटीर उद्योग का विकास था। क्या था? गांधी जी ने ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन बनाई। इसका उद्देश्य समस्त कुटीर उद्योग का विकास था। केटी तैलंग और फिरोज शाह मेहता ने 1870 ईस्वी में बम्बई में साबुन का कारखाना खोला। मैकलगान समिति ने सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर रिपोर्ट पेश की। फिर क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं कि बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्न में से
किसने लागू किया था? कह रहे हैं कि बंगाल में जो पंचवर्षीय बंदोबस्त है किसने लागू करा था, वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी जानसोर। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त चालू हुआ था वो उसे वारेन हेस्टिंग्स ने चालू किया था। अब देखते हैं कब चालू हुआ। 1772 ईस्वी में पंचसाला यानी पंचवर्षीय बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने किया। उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। क्या किया गया कि जो उच्चतम बोली लगाते थे उन्हें लगान वसूली का क्या किया गया, अधिकार दिया गया। पंचसाला बंदोबस्त खत्म होने पर 1777 ईस्वी में सालाना बंदोबस्त शुरू हुआ। यानी कि पंचसाला व्यवस्था खत्म होने पर पंचसाला व्यवस्था खत्म हो गई, फिर 1777 ईस्वी में सालाना बंदोबस्त शुरू हो गया। फिर है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर है 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अच्छा, कह रहा है कि जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के तहत 1774 में कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कब? 1774 में। कौन से एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में आया होता है। फिर है बर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया। किसने कहा कि हेस्टिंग्स चूहा और नेवला है, एक झूठा बैल का ठेकेदार है, अन्याय का मुखिया आदि संज्ञा दी? तो ये बर्क ने दी, बर्क ने। अब क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाते हैं कि भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुई। ऑप्शन ए 1885 में बम्बई कपड़ा मिल में, ऑप्शन बी 1877 ईस्वी में ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में, ऑप्शन सी है 1905 में ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में, 1906 ऑप्शन डी है 1906 में कलकत्ता के जूट मिल में। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जो भारत में सर्वप्रथम हड़ताल बम्बई के टेक्सटाइल मिल में हुई थी। कहाँ हुई थी? इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ऑप्शन सही नहीं है। तो जो भारत में सर्वप्रथम हड़ताल हुई थी वो बम्बई के टेक्सटाइल मिल में हुई थी, जो 1774 से 1874 ईस्वी में हुई थी। 3 वर्ष उपरांत इम्प्रेस मिल्स यानी नागपुर के श्रमिकों ने अधिक मजदूरी की मांग की, पूर्ति न होने के फलस्वरूप हड़ताल की। क्या की? जो नागपुर के मिल थे, नागपुर के श्रमिक थे, उन्होंने अधिक मजदूरी न मिलने के कारण ये हड़ताल शुरू करी थी। तो सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम हड़ताल कहाँ हुई थी? बम्बई के टेक्सटाइल मिल में। तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, ए बी सी सारे रॉन्ग हैं। तो कहाँ सर्वप्रथम हड़ताल हुई थी? बम्बई के टेक्सटाइल मिल में 1774 में। सॉरी 1774 ये बोल देते, तो 1874 है, 1774 नहीं है, 1874 है। आगे क्वेश्चन आगे देखते हैं डिटेल में कि 1908 ईस्वी में तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में बम्बई की कपड़ा मिलों के मजदूरों ने हड़ताल किया। ये मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। जो 1928 में ना तिलक की गिरफ्तारी हो गई थी, जब हड़ताल हो रहा था तो तिलक जी शामिल थे। तिलक की इसी बम्बई की कपड़ा मिलों में ना हड़ताल हो रही थी, उसी टाइम में तिलक की गिरफ्तारी हो गई। तो ये जो है 1908 में तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में जो बम्बई के कपड़ा मिलों के जो मजदूर हैं उन्होंने हड़ताल कर दी, और ये मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। क्या थी ये? पहली राजनीतिक हड़ताल थी। प्रथम कारखाना कानून 1881 बाल श्रम से संबंधित था। जो 1881 में एक कारखाना कानून आया वो बाल श्रम से संबंधित था। दूसरा कारखाना कानून 1891 मैंने 1881 नहीं, प्रथम कारखाना कानून 1881 बाल श्रम से संबंधित था। दूसरा कारखाना कानून 1891 स्त्रियों की स्थिति में सुधार से संबंधित था। फिर है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः संबंधित था। अभी हमने देखा किससे थे? बाल मजदूर से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 क्वेश्चन कह रहा है
कि 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या कह रहा है कि सन 1918 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन डी अली इमाम। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। जो 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत की वो मदन मोहन मालवीय ने प्रस्तुत की थी। आगे देखते हैं 1918 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से मदन मोहन मालवीय ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में है कि 65 समिति ने चुंगी तथा वेतन से संबंधित मुद्दों पर विचार व्यक्त किया। स्प्रू समिति द्वारा मध्यम वर्गीय कार्य की जांच की गई। नियामक समिति ने केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के बीच विषय में सुझाव दिया। क्या दिया? जो नियामक समिति ने क्या किया? केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के विषय में सुझाव दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी। इसके संस्थापक कौन थे? जो बम्बई में मिल हैंड्स एसोसिएशन जो भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी, इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक पूछ रहा है। ऑप्शन ए सदीपदा बनर्जी, ऑप्शन बी NM लोखड़े, ऑप्शन सी MN रॉय, ऑप्शन डी SM जोशी। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा NM लोखड़े। कौन थे? MN लोखड़े थे संस्थापक इसके। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी। इसके संस्थापक NM लोखड़े। इन्होंने इसकी स्थापना 1890 में की। कब की? जो मिल हैंड एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1890 में की। किसने किया? NM लोखड़े ने। अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि मजदूर वर्ग के किसी तबके की पहली संगठित हड़ताल ब्रिटिश स्वामित्व और प्रबंध में चलने वाली रेलों में हुई, जिसका नाम ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे था। क्या था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाइटले कमीशन संबंधित था। व्हाइटले कमीशन किससे संबंधित था? ऑप्शन ए श्रम से, ऑप्शन बी शिक्षा से, ऑप्शन सी लोक स्वास्थ्य से, ऑप्शन डी सिविल सेवा की मान्यता से। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा श्रम से। जो व्हाइटले कमीशन था वो श्रम से संबंधित है। जॉन हेनरी व्हाइटले के नेतृत्व में एक श्रम आयोग 1929 में ईस्वी की नियुक्ति की गई। किसकी? एक नियुक्ति श्रम आयोग की 1929 में की नियुक्ति की गई, जो श्रमिकों एवं उनसे संबंधित समस्याओं का पता लगाकर श्रम सुधार की दिशा में अपनी श्रम स्तुति प्रस्तुत करता था। क्या करता था? जो जॉन हेनरी व्हाइटले हैं, इनके नेतृत्व में एक श्रम आयोग की नियुक्ति की गई 1929 में, जिसमें श्रमिकों को उनसे संबंधित समस्याओं का पता लगाकर श्रम में सुधार की दिशा में अपनी संस्तुति प्रस्तुत करता था। फिर तालुकदारी व्यवस्था का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बिहार से, ऑप्शन बी अवध से, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम में से, ऑप्शन डी मराठा क्षेत्र से। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा अवध से। जो तालुकदारी व्यवस्था है वो अवध से संबंधित थी। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र का संबंध तालुकदारी यानी महलवाड़ी व्यवस्था से था। किससे? जो महलवाड़ी व्यवस्था हमने पढ़ी थी या तालुकदारी व्यवस्था भी बोलते हैं, इसका संबंध अवध से था। इसके अंतर्गत राजस्व व्यवस्था प्रत्येक महल यानी तालुक के साथ स्थापित की गई थी। प्रत्येक महल या तालुक के साथ स्थापित की गई, किसानों के साथ नहीं। ये किसानों के साथ नहीं थी, ये महल तालुक के साथ थी। फिर तालुकदारी महलवाड़ी पद्धति का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी था। कौन था जो महलवाड़ी व्यवस्था चालू कर थी? ये हॉल्ट मैकेंजी था। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। फिर है
के.एम. पन्नीकर ने 1765 ईस्वी से 1772 के काल को डाकू राज कहा है। किसने डाकू राज कहा? के.एम. पन्नीकर ने 1765 से 1772 तक के काल को क्या कहा? डाकू राज काल कहा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में कब इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ? इस्पात का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1913, 1920, ऑप्शन डी 1915। तो जो इस्पात का उत्पादन चालू हुआ वो 1912 में हुआ। तो चलो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। जे.एन. टाटा ने 1907 ईस्वी में तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर वर्तमान झारखंड में टिस्को की स्थापना हुई। किसकी? जो जे.एन. टाटा हैं उन्होंने 1907 में तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर यानी वर्तमान झारखंड में है तो टिस्को की स्थापना की। इसमें पिग आयरन का 1911 ईस्वी में जबकि स्टील इस्पात का 1912 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। इसमें पिग आयरन का 1911 ईस्वी में जबकि स्टील इस्पात का 1912 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य तो समझा है कि जो भारत में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ तो 1912 से प्रारंभ हुआ। जे.एन. टाटा ने 1907 में तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर यानी वर्तमान में झारखंड में है जो टिस्को की स्थापना हुई 1907 में। इसमें पिग आयरन का 1911 ईस्वी में जबकि स्टील इस्पात का 1912 में। पिग आयरन का 1911 में और स्टील इस्पात का 1912 में उत्पादन हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी है। जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये स्टील उत्पादन करने वाली सर्वाधिक यानी सबसे अधिक यही उत्पादन करती है। फिर भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी जिसे IISCO भारतीय इस्पात का प्राधिकरण लिमिटेड सेल का पूर्ण स्वामित्वाधीन वाला सहायक सेक्टर है। फिर जे.एन. टाटा द्वारा 1877 ईस्वी में इम्प्रेस मिल नागपुर में प्रारंभ किया गया। जे.एन. टाटा ने क्या स्टार्ट करा? इम्प्रेस मिल नागपुर में 1877 में प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है 33 पर आ जाते हैं। 33 क्वेश्चन हमारा कह रहा है अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन के विचार की व्याख्या किसने प्रस्तुत की? तो हमने पहले भी देखा था, दादा भाई नौरोजी ने। चलो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो बहिर्गमन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से बहिर्गमन का अर्थ था आयात की तुलना में अधिक निर्यात का होना। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया यानी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक अन्य प्रख्यात भारतीय नेता रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। फिर उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता था। क्या? जो सकल राजस्व का आधा भाग है वो प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। किसने घोषणा की? कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन बहिर्गमन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 34। बंगाल के कुछ दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए। ऑप्शन ए जुलाहियों पर, ऑप्शन बी बढ़ई पर, ऑप्शन सी सुनार पर, ऑप्शन डी कुमार पर। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन जुलाहों पर। जुलाहों ने एक आंदोलन भी कर दिया था।
इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो प्राक ब्रिटिश ऑफ भारत का नागरिक हस्तशिल्प अत्यंत विकसित अवस्था में था। क्या था? जो प्राक ब्रिटिश भारत का नागरिक हस्तशिल्प अत्यंत विकसित अवस्था में था। देसी राज्यों और उनके अधिकार के ह्रास का हिंदुस्तान की शहरी दस्तकारी पर सीधा असर पड़ा, क्योंकि ये देसी राज्य शहरी दस्तकारी के सामान के सबसे बड़े खरीदार थे। भारत में कंपनी ने जुलाहों पर अत्याचार किए और कम मूल्य पर वस्त्र तैयार करने पर बल दिया। फिर है, कंपनी ने पेशगी रुपए देने की प्रथा चलाई, जिसे ददनी प्रथा कहते हैं। क्या चलाई कंपनी ने? कंपनी ने ददनी प्रथा चलाई। पेशगी रुपए देने की प्रथा चलाई, जिसे ददनी प्रथा कहते हैं। और बदले में एक शर्तनामा लिखवा लेते थे कि एक निश्चित समय में, निश्चित मात्रा में और निश्चित मूल्य पर कपड़ा दे देंगे। क्या लिखवाते थे शर्तनामा में? शर्तनामा में लिखवाते थे कि एक निश्चित समय में, एक निश्चित मात्रा में और निश्चित मूल्य पर कपड़ा दे देंगे। इस तरह अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान होकर जुलाहों के हजारों परिवारों ने अपना पेशा छोड़ दिया और मजदूरी करना प्रारंभ कर दिया। क्या किया जुलाहों ने? ये अत्याचार से परेशान होकर के अपना पेशा छोड़ करके हजारों परिवार ने अपना पेशा छोड़ दिया और मजदूरी करना प्रारंभ कर दिया। अब आते हैं कि हॉलैंड समिति ने उद्योग से संबंधित सिफारिशें दी थी। किसने? हॉलैंड समिति ने। 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई। कब हुई? 1929 में। किसकी? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई। भारत में पहला चाय बागान असम में 1835 में लगाया गया। चाय बागान 1835 में लगाया गया असम में। और भारत में उत्पादित चाय 1838 में लंदन में बेची गई। उत्पादित चाय थी 1838 में लंदन में बेची गई। तो चलो दोस्तों, हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा भारत में संवैधानिक विकास। तो हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।